अब ये वाला हमारे पास चैप्टर है जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, किसी पर्सन से आप तभी टैक्स लेंगे जब वो आपके रेजिडेंस का कंडीशन को प्रूव करेगा। यानी हम हर नागरिक से टैक्स नहीं ले सकते, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स ने रेजिडेंशियलशिप को डिफाइन किया है और प्लस ये भी बताया है कि हम किन किन लोगों से टैक्स लेंगे। तो उसने जो है इनकम को ड्यू और एक्रू बेसिस पे टैक्स लगाया है। ड्यू और एक्रू का मतलब इनकम टैक्स में ये बोला गया है कि चाहे नागरिक यहाँ का हो या बाहर का हो, अगर इनकम यहाँ से अराइज उसको हुई है, मतलब उसने अगर भारत की भूमि से पैसा अर्जित किया है, कमाया है, तो उसको हमारे देश में टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए इनकम टैक्स ने नागरिकता को 3 तरीके से बांटा है। एक हम बोलते हैं रेजिडेंट, एक बोलते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक तीसरा बोलते हैं नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो रेजिडेंट कौन होता है? जो कोई भी कंडीशन को फुलफिल कर लेता है, कोई भी यहाँ का रेजिडेंट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, कोई भी पर्सन यहाँ का रेजिडेंट हो सकता है। लेकिन रेजिडेंट ऑर्डिनरी के लिए 2 कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं कि जब यहाँ के आप नागरिक हो और पूर्णतः यहाँ के नागरिक कब माने जाओगे। ठीक है, ओके। और नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या हुआ? जो ना तो यहाँ के रेजिडेंट की कंडीशन को पूरी कर रहा है, ना यहाँ पे ऑर्डिनरी की। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर आप यहाँ के रेजिडेंट प्रूव हो जाते हैं तो आपके ऊपर एक और कंडीशन चेक की जाएगी, और वो कौन सी होगी? क्या आप यहाँ के मूलतः नागरिक हैं। ठीक है, तो एक तो हुआ नागरिक साबित हो गए आप, और एक हम चेक करेंगे क्या मूलतः यहाँ के नागरिक हैं। लेकिन जो रेजिडेंट ही प्रूव नहीं हो पाया तो वो तो सीधा नॉन रेजिडेंट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कब हम किसी पर्सन को, इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं। जो मैंने पीछे पढ़ाया आपको पर्सन, याद है ना, पर्सन की डेफिनेशन जो पढ़ाया, उसमें हम सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, जैसे मैं और आप। कब इंडिया के रेजिडेंशियल स्टेटस की सेटिस्फाई को पूरा करेंगे? तो कंडीशन कहती है दो में से कोई एक कंडीशन लग जाए। क्या? पहला, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में रहे हो, 182 दिन से ज्यादा। प्रीवियस ईयर मतलब 23-24। ठीक है, जिस भी प्रीवियस ईयर में चेक करना है उसी प्रीवियस ईयर में आप 182 दिन इंडिया में रहे हो, या अगर 182 दिन नहीं भी रहे तो 60 दिन इंडिया में रहे हो प्लस 365 दिन इंडिया में रहे हो फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब 21-22, मतलब 23-24 के पिछले 4, यानी बोले तो 22-23, 21-22, 20-21, 19-20। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक लग जाती है तो आप क्या मान जाएंगे? रेजिडेंट ऑफ इंडियन कंट्री। अगर आप पे ये कंडीशन लग जाती है तो हम एक और चीज चेक करेंगे, क्या आप यहाँ के रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? ये रेजिडेंट आप हो किन्हीं 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, किन्हीं 2 सालों में आप क्या कहलाओ, आप पे ये कंडीशन लग जाए, ये वाली। मतलब इसमें कंडीशन क्या है? पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आपके ऊपर रेजिडेंट वाली 2 कंडीशन लग जाए, एंड यहाँ पे एंड और नहीं है, एंड आप पिछले 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में इंडिया में 730 दिन रहे हो, तब आप यहाँ के क्या माने जाओगे? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर हुई कंडीशन? अब दूसरा पर्सन पे आते हैं। दूसरा पर्सन एचयूएफ मैंने पढ़ाया था, है ना। तो किस तरीके से एचयूएफ को हम रेजिडेंट ऑफ इंडिया मानेंगे? पहली बात ये समझ लो आप कि एचयूएफ का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में है। ठीक है, एचयूएफ का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में है, मतलब किसी और देश में एचयूएफ नहीं है, कि हिंदू अनडिवाइड फैमिली का लॉ सिर्फ इंडिया में चलता है। तो वहां पे जो मेन पर्सन होता है वो होता है कर्ता। एचयूएफ में जो मेन पर्सन होता है, जैसे कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, इस तरीके से एचयूएफ में कर्ता होता है। तो एचयूएफ के लिए हम कर्ता को चेक करते हैं। कर्ता में हम क्या चेक करते हैं? एचयूएफ इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट वेयर ड्यूरिंग दैट ईयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। मतलब अगर एचयूएफ का बिजनेस इंडिया से चल रहा है तब तो वो इंडियन ही मानी जाएगी, है ना। बस वो पूरी तरीके से बाहर ऑपरेट ना करती हो, यानी कोई हो सकता है भारत का आदमी बाहर काम कर रहा है, तब तो बाहर की मानी जाएगी। लेकिन थोड़ा सा भी कंट्रोल इंडिया से हो रहा है आपका, तो एचयूएफ को हम क्या मानेंगे? रेजिडेंट। अब रेजिडेंट और ऑर्डिनरी फिर से चेक करना पड़ेगा, तो हम कर्ता को पकड़ते हैं। यानी रेजिडेंट के लिए तो हमने एचयूएफ को चेक किया, क्या एचयूएफ यहाँ की ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसके लिए हम कर्ता पे कंडीशन लगाएंगे। कौन सी वाली? ये वाली कंडीशन, ये वाली जो सेकंड कंडीशन थी रेजिडेंट ऑर्डिनरी की, वो अब कर्ता पे लगा के चेक कर लेंगे कि क्या कर्ता पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 2 इयर्स इंडिया में रेजिडेंट प्रूव हो रहा है, एंड कर्ता पिछले 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 दिन इंडिया में रहा
हो तो एचयूएफ को हम क्या मान लेंगे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब बात करते हैं एओपी बीओआई फर्म और अदर। अदर बोले तो कंपनी को छोड़ के, अदर बोले तो और कौन बचा, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, है ना, ये सब चीजें। एओपी बीओआई फर्म के ऊपर क्या चेक करेंगे, इनका भी सेम, अगर इनका थोड़ा सा भी कंट्रोल इंडिया से है तो ये इंडियन है, रेजिडेंट है। अगर पूरा कंट्रोल बाहर से है तब इनको हम क्या मानेंगे, नॉन रेजिडेंट। अब चेक करते हैं कंपनी पे, सेम, अगर आप इंडियन कंपनी हो जैसे रिलायंस, तब तो आप इंडियन ही हो, रेजिडेंट हो। अगर आप बाहर की हो लेकिन आपका मैनेजमेंट इंडिया से है, ऑफिस इंडिया में है, कंट्रोल इंडिया से है, तो आपको हम इंडियन मान के ही टैक्स आपसे भी लेंगे। क्लियर, समझ में? तो ये हमें यहाँ समझना होता है किसकी कौन सी नागरिकता का क्या रूल है। अब ये टेबल हमको समझनी है, ये इनकम, ये टेबल बताती है कब कौन सी इनकम पे कौन कौन लोग टैक्स देंगे। तो पहला देखो क्या कहता है, इनकम अगर आपको रिसीव्ड या डीम टू बी रिसीव, इनकम रिसीव या डीम मतलब ऐसा लगता है, कानून को ऐसा लगता है कि आपकी इनकम जो मिली है वो इंडिया में ही क्या हुई है, रिसीव हुई है, वेदर अर्न इन इंडिया और एल्सवेयर, इंडिया में रिसीव हुई है, चाहे उसका राइट आपको इंडिया मिला हो या बाहर मिला हो। तो चाहे आप रेजिडेंट अनऑर्डिनरी हो, चाहे सिर्फ रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, तीनों को टैक्स पे करना पड़ेगा, तो तीनों की इनकम जुड़ेगी। ठीक है, तीनों की इनकम का पार्ट वो बनेगा। दूसरा, अगर इनकम आपको अक्रू और अराइज इंडिया में हुई, मिली नहीं है, अक्रू और अराइज, अक्रूड हुई है, या डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया हुई है प्रीवियस ईयर में, चाहे आपको रिसीव इंडिया में हुई हो चाहे ना हो, अक्रू यहां से हुई ना, तो तीनों की इनकम में जुड़ेगा और तीनों को टैक्स असेस किया जाएगा। तीसरा, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, अब ये आउटसाइड इंडिया अक्राइज हुई है, एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, मतलब अगर कोई रिलायंस की कंपनी मान के चलो, हाँ, अगर ऐसे मान के चलो रिलायंस की कंपनी है जो यूएस में काम करती है, तो यूएस के जो लोग काम कर रहे हैं तो हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे, देखो नो, नॉन रेजिडेंट में, लेकिन यहाँ का नागरिक और पूर्णतः नागरिक जो होगा उसकी इनकम में जुड़ेगा। फिर सेम, इनकम अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया प्रीवियस ईयर एनी अदर सोर्स, अदर सोर्स बोले तो बिजनेस के अलावा, तो सिर्फ कौन टैक्स भरेगा, जो यहाँ का रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, सिर्फ वो टैक्स भरेगा, उसी की इनकम को हम असेस करेंगे। और अगर कोई इनकम लास्ट अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया हुई, रिसीव आउटसाइड इंडिया हुई, कौन से में, ड्यूरिंग प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग बोले तो 23-24 से पिछले वाले साल, लेकिन आपने वो पैसे इंडिया कब भेजे, प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस ईयर में 23-24 में, तो किसी को भी टैक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि वो रेमिटेंस इनकम है, वो कमाई हुई इनकम नहीं है, कमाई हुई इनकम पे टैक्स हम लगाते हैं, रेमिटेंस पे नहीं। क्लियर, बस तो ये आपको ये चार्ट याद रखना है, दिस इज फॉर दी इनकम रूल। अब नॉर्मली इनकम क्या कहता है, देखो नॉर्मली है एग्रीकल्चर इनकम माफ होती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से बाहर आपको मिली यानी आपकी बाहर लैंड है तो टैक्सेबल है। गिफ्ट जो होता है अगर रिलेटिव से मिला, ब्लड रिलेशन में मिला तो माफ होता है, लेकिन अगर किसी और से मिला तो टैक्सेबल होता है, अगर वो 5,000 तक मिला तो। और अगर कैश में गिफ्ट मिलता है तो वो टोटली टैक्सेबल है, काइंड में गिफ्ट 5,000 तक माफ। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ऐसी इनकम जो आपको रेंट के रूप में मिली है उसको हम टैक्स करते हैं इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी। यानी ये जो इनकम है आपको आपकी हाउस से, हाउस की प्रॉपर्टी से किराए के रूप में मिली है, तो ये आपकी टैक्सेबल होगी अंडर दिस हेड। ठीक है, और इसे बोला जाता है नोशनल इनकम बेसिस, मतलब इसको हम टैक्स लगाएंगे नोशनल बेसिस पे। नोशनल मतलब किराया मिला तो भी, नहीं मिला तो भी। अब आप बोलोगे सर किराया तो मिला नहीं, किराया नहीं मिला तो इसे हम बोलेंगे डीम इनकम। डीम का मतलब होता है कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता, ऐसे तो झूठ बोलेगा वो कि मेरी प्रॉपर्टी 10 है पूरी दिल्ली में और मैं कह रहा हूँ कोई किराया नहीं मिला। अब किराया वो कह रहा है नहीं मिला, कैसे, वो कह रहा है बैंक में पैसे ही नहीं आए, तो कैश में आया होगा, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में आया होगा। इसीलिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिमिंग फिक्सर लगाया जाता है कि इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नोशनल बेसिस पे कैलकुलेट होगी, मतलब ड्यू और रिसीव दोनों के बेसिस पे हम आपकी इनकम को असेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन फुलफिल करनी है आपको, तभी आपका रेंटल इनकम माना जाएगा।
पहला, देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी, यानी जो किराया आ रहा हो वो हाउस प्रॉपर्टी का हो, किसी और चीज से किराया नहीं। और असेसी ही उसका ओनर होना चाहिए, तभी हम उससे टैक्स लेंगे। जब आप मालिक ही नहीं है प्रॉपर्टी के, तो आपसे हम कैसे टैक्स लेंगे? ठीक है, क्लियर? ओके। हाउस प्रॉपर्टी मीन्स बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू। मतलब क्या? बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू का मतलब होता है प्रॉपर्टी का रेंट हो सकता है आपको सिर्फ खाली जमीन से मिल रहा है, उसे हम बोलते हैं लैंड, हमने किराए पे दी, या हमने मकान किराए पे दिया, या रूम किराए पे दिया, या दोनों को दिया। इन सब को ही हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में मान के चलेंगे। ठीक है, क्लियर? अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए हमें कई बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए जो यहाँ बार बार यूज होते हैं। वो क्या है देखिए, म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट और बोरिंग, एक्सपेक्टेड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एनुअल वैल्यू, सेल्फ ऑक्युपाइड एंड लेट आउट। ये टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है? जहां भी एरिया में हम रहते हैं, अगर वहां म्युनिसिपैलिटी है, मतलब वो अगर नगर निगम है ना, यहाँ म्युनिसिपैलिटी है, तो उसकी वैल्यू म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से डिसाइड होती है, उसे हम बोलेंगे म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट का मतलब होता है एक ऐसा रेंट जो आप झूठ नहीं बोल सकते। सिमिलर लोकेलिटी का रेंट क्या है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि जहां आप रहते हो वहां पे कोचिंग फीस कितनी है, तो अगर आप मुझे बोलते हो सर इतने रुपए कोचिंग लेते हैं, तो मान के चलूंगा उसमें 150 ऊपर आगे पीछे होगा अगल बगल वालों का। ठीक है, लेकिन 100-200% का चेंजेस नहीं होगा, इसे बोलते हैं फेयर रेंट। स्टैंडर्ड रेंट एक रेंट कंट्रोल एक्ट है जिसमें बताया गया है कि आपको उस एरिया का इतना से ज्यादा रेंट नहीं लेना चाहिए, वो नाजायज हो जाता है। और एक्चुअल रेंट का मतलब होता है जितना रेंट आपको एक्चुअली में मिला। ठीक है, बाकी चीजें हम लोग चैप्टर के बीच में ही समझ लेंगे जो नई टर्म आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं ध्यान से म्युनिसिपल टैक्स के बारे में क्या नियम है। म्युनिसिपल टैक्स का नियम है कि म्युनिसिपल टैक्स पहले तो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमने पे किया है। जो मकान मालिक है उसने पे किया होगा, तो उसको हम क्या दिलाएंगे? माफी दिलाएंगे। माफी तभी दिलाएंगे जो उस पर क्या नियम है, ध्यान से देखो। पहली बात, वो टैक्स पेड होना चाहिए, पेबल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने पेड कर दिया प्रीवियस ईयर में, तो आपको हम वो अलाउ करा देंगे। और दूसरा, आपने उस म्युनिसिपल टैक्स को अपने किराएदारों से वसूल ना किया हो। आजकल के किराएदार बेचारे लूटे जाते हैं। बिजली का बिल आता है, दिल्ली में 200 यूनिट माफ है। अब मकान मालिक क्या करता है, 200 यूनिट वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लेता है, और सारे किराएदारों से क्या कर लेता है? बिजली का बिल चार्ज कर लेता है। या फिर म्युनिसिपल टैक्स उसने पे किया, सारा किराएदारों से वसूल कर लिया, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है आपका पेड होना चाहिए, और आपने उसको टेनेंट से रिकवर ना किया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये है प्रॉपर्टी के टाइप। इसको ध्यान समझिए इस चार्ट को। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कितने प्रकार की हाउस प्रॉपर्टी होती है? एक तो लेट आउट प्रॉपर्टी, जो आपने सच में किराए में दी, वो तो हमेशा टैक्सेबल है। एक होती है सेल्फ ऑक्युपाइड, यानी आप उसमें रहते हैं। अब सेल्फ ऑक्युपाइड है ना, अब सेल्फ ऑक्युपाई प्रॉपर्टी में क्या है? सेल्फ ऑक्युपाई आप रहते हैं, रेजिडेंस, अच्छी बात है। या सेल्फ ऑक्युपाई बिजनेस है, यानी आप उसमें रहते नहीं है लेकिन बिजनेस करते हैं, यानी आप अपने घर पे पढ़ाते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो देखो, सेल्फ ऑक्युपाई कर रहे हैं तब तो इग्नोर, ना तो रेंट मिल रहा है ना आप दे रहे हो। सेल्फ ऑक्युपाई रेजिडेंस है और आपके कितने घर हैं? दो से ज्यादा। पहले यहाँ पे क्या था? एक से ज्यादा, अब नियम बदल गया है। पहले यहाँ पे होता था कि एक घर आप सेल्फ मान सकते हैं रेजिडेंस के लिए, दो नहीं मान सकते, यानी दूसरे को आपको किराए पे दिखाना पड़ेगा, नहीं है तो भी। अब यहाँ पे दो घर अलाउ हो गए, सेल्फ ऑक्युपाई दिखा सकते हैं, एग्जेम्प्ट है। मोर देन अगर टू है तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, जबरदस्ती यहाँ पे बोला गया है, टू तक तो हम एग्जेम्प्ट मान लेंगे, लेकिन तीसरे को आपको डीम्ड लेटर आउट दिखाना पड़ेगा और ये टैक्सेबल करना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे कि अगर आप किसी के 3 से ज्यादा घर हैं, 4 है, 5 है, 10 है, तो हम यहाँ पे टैक्स प्लानिंग करते हैं कि कौन से घर को मैं लेट आउट दिखाऊं, कौन से वाले को सेल्फ दिखाऊं, ताकि मेरा टैक्स कम हो। ठीक है, क्लियर? जैसे टोटल इनकम का एक अपना फॉर्मेट होता था, हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम,
इसी तरीके से सारे हेड्स में अपना फॉर्मेट है कि कैसे आप किसी पर्सन की इनकम कैलकुलेट करोगे। देखो जो फॉर्मेट हम पढ़ रहे हैं ये डीमिंग फिक्शन है। डीमिंग का मतलब है अगर आप किसी प्रॉपर्टी को सेल्फ मान के दिखाते हो तो हम इस तरीके से निकालेंगे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, और अगर आप सीधा बोलते हो कि मेरी इतना रेंट मिला है तो आपका फिर यहाँ से फॉर्मेट शुरू होगा। देखो यहाँ से एक्चुअल रेंट रिसीव यहाँ से। लेकिन अगर आप अपनी डीमिंग फिक्शन लगाते हो तो फिर हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे और हम वैल्यूज का पता लगाएंगे। वैल्यूज पहले हम बोलेंगे आप जहां आपकी प्रॉपर्टी है वहां की म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है और वहां का फेयर रेंट कितना है। इन दोनों में से ज्यादा को लिया जाता है, विच एवर इज हायर। फिर जो हायर आया है उसको लिया जाता है अप टू स्टैंडर्ड रेंट तक, यानी इन दोनों में से हायर की वैल्यू को स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं लेना। मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, मान के चलो म्युनिसिपल वैल्यू 2,10,000 है, फेयर रेंट 1,50,000 है, दोनों का हायर 2,10,000 है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट कितना है 1,20,000। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा उसे हम 1,20,000 मानेंगे, 2,10,000 नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट है, उसके ऊपर आप नाजायज कर रहे हो। ठीक है, एसएससी का बेनिफिट किया गया है। फिर यहाँ पे अगर एक्चुअल रेंट है तो अच्छी बात, नहीं है तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, मतलब उसका किराया कितना मिलता अगर प्रॉपर्टी किराए पे होती तो एक्चुअल रेंट। फिर इन दोनों में से हम हायर लेंगे, इन दोनों में से हायर, तो ये आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ये फिर से किसकी हायर होगी, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट में से हायर। ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान समझिएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी सच में लेट आउट हुई, सच में लेट आउट हुई और उसका किराया देखो इन दोनों में से ज्यादा लेना है, लेकिन यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट हुई और कुछ महीने, समझ लो कुछ महीने आपको रेंट नहीं मिला, ठीक है, या कुछ प्रॉपर्टी दिन कुछ महीने प्रॉपर्टी आपकी खाली रही, तो अगर पीरियड ऑफ वैकेंसी है उसकी वजह से रेंट ये वाला कम आ रहा है एक्चुअल का, फिर आप एक्चुअल रेंट को ही क्या लेंगे, जीएवी, फिर हायर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसएससी के साथ गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब जीएवी तक आ गए। जीएवी में हम माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, जिसका मैंने नियम आपको बताया, तभी माइनस करना है। बताओ दो चीजें क्या बताई, एक तो वो पेड होना चाहिए और दूसरा पेड बाय लैंडलॉर्ड होना चाहिए, टीनेंट नहीं। ये आ गया आपका एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। फिर यहाँ पे आप माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% एनएवी का, इसका 30%। जैसे सैलरी में कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 हम पढ़ेंगे। नेट एनुअल वैल्यू, जीएवी का मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की, एनएवी का मतलब नेट एनुअल वैल्यू। फिर अगर आपने मकान जो बनाया है या आप जो बनवा रहे हो वो लोन लेके बनाया है, तो जो आप ब्याज पे कर रहे हैं वो भी माइनस हो जाता है, इसे भी बोलते हैं डिडक्शन। तो जो दोनों माइनस करने के बाद आएगा उसे हम बोलेंगे नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ये आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाएगा एज अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर। चलिए, अब हमारे मन में आता है कि सर जो हाउस प्रॉपर्टी है उसमें तो हम खर्चा भी करते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस है, कई सारे चार्ज पे करते हैं, पार्किंग का खर्चा पे करते हैं, हम बिजली का बिल भी हमें आता है, इतने सारे खर्चे होते हैं, तो उसका खर्चा माइनस नहीं करोगे, तो नहीं, वो माइनस आपको अलग से नहीं होगा। जो 30% आपको दिया गया ना एनएवी का, वो इसीलिए दिया गया 30%, मतलब जो आपके प्रॉपर्टी साइड खर्चे हुए हैं उसकी माफी आपको उसी में कवर हो गई। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखो, एक्चुअल रेंट को ही हम क्या ले लेंगे, जीएवी ले लेंगे। कब, इफ द लोअर देन द एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू रीजन ऑफ वैकेंसी। अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से कम आ रहा है और रीजन ये क्या है कि आपका मकान कुछ टाइम के लिए खाली रहा, तो विच एवर इज हायर नहीं, एक्चुअल रेंट को ही क्या ले लेंगे, जीएवी ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सर इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या प्रोसेस है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है जो भी प्रॉपर्टी की बात हो रही है उसके लिए जो भी आपने ब्याज पे किया है उसको हम माफी दिला देंगे, बशर्ते वो ब्याज आपने क्या किया हो, आपने प्रीवियस ईयर में पे किया हो, चाहे वो बैंक को हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हो, फ्रेंड को हो, दोस्त को हो, फैमिली मेंबर को, किसी को भी हो, बस आपके पास पेड का प्रूफ होना चाहिए। तो सर कितना मिलेगा, अनलिमिटेड मिल जाएगा क्या, नहीं,
अगर वो लेट आउट प्रॉपर्टी है तब तो कोई लिमिट नहीं, जितना पे करोगे उतना। अगर वो सेल्फ ऑक्युपाई है तो स्पेशल केस में अगर आप कवर कर लेते हो, स्पेशल केस का मतलब लोन आपने 1999 के बाद लिया, लोन किस लिए लिया, घर बनाने के लिए लिया, और आप जब से लोन लिया उसके 5 साल के अंदर आपने घर बना लिया, तो आपको 2 लाख तक डिडक्शन मिल जाएगी। अगर इनमें से कोई कंडीशन पिट गई, नहीं सेटिस्फाई हुई, तो 30,000 तक ही अलाउ करेंगे। क्लियर? राइट। ये इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रोसेस भी हमने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए, इफ टू हाउसेज आर सेल्फ ऑक्युपाइड देन डिडक्शन 32 लाख इज एग्रीगेट ऑफ टू। मतलब भैया अगर आपके 2 हाउस है तो मल्टीप्लाई नहीं कर देना कि 30 इंटू 2 और 2 लाख, क्योंकि हम घर को देखेंगे। ठीक है, घर का मतलब एक घर को हम देखेंगे, हम उसे फ्लोर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे। एक मैंने कहा था इनकम टैक्स को लिबरल करने के लिए, स्मॉल करने के लिए, या कॉम्प्लेक्स सिटी को हटाने के लिए गवर्नमेंट न्यू टैक्स स्कीम लाई है जिसका नाम है 115 BAC। उसमें ये सब बेनिफिट नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, 30,000 2 लाख, उसमें तो सिंपल स्लैब रेट है। ठीक है, इन केस ऑफ लेट आउट और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी एंटायर इंटरेस्ट इज अलाउड डिडक्शन। मैंने बताया ना, लेट आउट के केस में तो सारा जितना पे करते हो सारा डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया शेल नॉट बी अलाउड डिडक्शन इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड। बिल्कुल सही बात, सही। अगर आपने कोई लोन लिया और जिसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आउटसाइड इंडिया है, तो भैया फिर तो टीडीएस बीच में आ जाता है, और वो कहता है तभी माफी मिलेगी जब आपने जिसको पे किया है उसने टीडीएस कटवाया, यानी आपने टीडीएस काट के पे किया हो तभी। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं, रूल्स फॉर अनरियलाइज रेंट। व्हाट इज अनरियलाइज रेंट? अनरियलाइज रेंट का मतलब है वो रेंट जो आपकी प्रॉपर्टी से आपको मिल नहीं पाया जबकि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट थी। ठीक है, वो रेंट जो आपको मिल नहीं पाया, राइट, उसे बोलेंगे हम अनरियलाइज रेंट। राइट, ओके। तो उसे क्या नियम है उसके लिए, देखिए। अनरियलाइज रेंट क्या है पहले देखते हैं। इट मींस रेंट विच इज नॉट रिकवर्ड बाय ओनर फ्रॉम टेनेंट, इट इज लाइक बैड डेट्स, यानी किराएदार ने किराया ही नहीं दिया। तो जैसे बिजनेस में बैड डेट्स होता है, जैसे बिजनेस में खर्चा होता है, तो इसको भी तो माफ करना चाहिए ना, आपको माफी दिलानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या नियम है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए, इट इज डिडक्शन while कैलकुलेटिंग एक्चुअल रेंट इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। ये डिडक्शन आपको मिलेगी बशर्ते आप ये कंडीशन पूरी करें। कौन सी कंडीशन? कौन सी कंडीशन? देखिए कंडीशन कौन सी है। पहला, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, मतलब किराए पे प्रॉपर्टी जो दी हो वो, उसमें कोई इलीगल एक्टिविटी या इलीगल कोई भी आपके पास नोटिस ना हो। नेक्स्ट, टेनेंट शुड हैव वेकेटेड दैट प्रॉपर्टी, और ऐसा ना हो किराएदार आपकी प्रॉपर्टी में ही हो, आप नहीं मांग रहे तो कोई क्या करे, या आप उसको प्रेशराइज ही नहीं कर पा रहे, जो भी बात है, यू कैन नॉट क्लेम अनरियलाइज्ड रेंट इफ देयर इज टेनेंट इन योर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, tenant should not occupy any other house property of same SSE. This is not some, this is same. ठीक है, पता चला भैया आपने उसको तुगलकाबाद वाली प्रॉपर्टी से हटा दिया और अपने ही दूसरी प्रॉपर्टी में उसको किराए पे दे दिया और दूसरे को बोल रहे हो किराएदार भाग गया, तो ऐसा ना हो। रीजनेबल स्टेप शुड हैव बीन टेकन फॉर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। आपने कोई कदम उठाया हो रेंट रिकवर करने के लिए, ऐसा ना हो उसको जाने दिया हो। ठीक है, क्लियर? अब एक ये वाला रूल देखो क्या लिखा हुआ है, ये भी डीमिंग फिक्शन है। क्या डीमिंग फिक्शन? इन केस ऑफ पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी देन इट इज डीम्ड टू बी लेट आउट फॉर होल ईयर। ऐसा नहीं करना आपको कि आपने जानबूझ के कुछ महीने किराए पे रखा और कुछ महीने खाली रखा। तो अगर आपने पार्टली लेट आउट किया तो हम उसको फुल ईयर लेट आउट ही मान के उसी रेंट का बेस लगा के इनकम कंप्यूट करेंगे। क्लियर? राइट।
देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी। If some area house property is let out and remaining self occupied, then let out portion is treated as LOP, तो उसको तो let out मानेंगे ही, and self occupied portion is treated as SOP, और जो self occupied है उसको हम self occupied मानेंगे। In the case म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, इंटरेस्ट, ये सबका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, डिवाइडेड बिटवीन एसओपी एंड एलओपी। अब देखो जो म्युनिसिपल वैल्यू वगैरह होंगी वो तो पूरे मकान की होंगी ना, वो तो आप आधे में रह रहे हो आप किराए पे, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एरिया के बेसिस, ठीक है। एक्चुअल रेंट कैन नेवर बी डिवाइडेड, बिल्कुल। अब एक्चुअल में थोड़ा बांट दोगे कि आधा उसमें आधा उसमें, आधा रेंट क्यों करोगे, एक्चुअल रेंट तो जितना आपको मिला वही है, उसको डिवाइड नहीं करना। क्लियर, ओके। अब इसमें क्या करेंगे सर, अगर टाइम के हिसाब से मैंने कुछ महीने तक लेट आउट की और कुछ महीने तक, ये ऊपर वाला केस पढ़ा, ये तो था लेट आउट मतलब आधी प्रॉपर्टी किराए पे आधे पे हम रह रहे हैं, इस तरीके से। यहाँ तो साइज के हिसाब से हुआ, एरिया। टाइम के हिसाब से क्या करेंगे सर, इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर सम पीरियड of time and self occupy for remaining period, then such property is treated as let out only, हम इसको कोई एक्सक्यूज नहीं मानेंगे। if property is let out for even for 1 day, then also that property treated as LOP, तो भी उसको हम let out मानेंगे। क्लियर, और उसको अकॉर्डिंगली डीमिंग फिक्शन निकाल के पूरा हम रेंट निकालेंगे और आपकी इनकम में जोड़ेंगे। सर अगर एक ही प्रॉपर्टी के दो मालिक हैं तो क्या होगा, असेसी ओन, सॉरी आई एम सॉरी, ये तो जॉइंट ओनरशिप है, चलो पहले जॉइंट ही देख लेते हैं, अब बात हुई है तो देखो, अगर सर जॉइंट ओनरशिप है तो क्या होगा सर, जॉइंट ओनरशिप का मतलब होता है प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय मोर देन वन ओनर। इन दिस केस income from house property is calculated normally and thereafter it should be divided between co-owner, मतलब पहले तो पूरा टैक्स नॉर्मली निकाल देंगे, फिर लास्ट में जो टैक्स पोर्शन आएगा या एनएवी से दोनों को क्या कर देंगे, पार्ट में कर देंगे, जितने ओनर होंगे उनको बता देंगे, ठीक है। क्लियर, राइट, ये तो हुआ जॉइंट ओनरशिप। लेकिन अगर एसएससी के पास मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 2 हाउसेस से ज्यादा है तो किन्हीं 2 को आप सेल्फ ऑक्यूपाई मान सकते हैं और तीसरी को लेट आउट मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एसएससी के ऊपर चॉइस होती है कि आप किसी भी एक प्रॉपर्टी को, अगर 3 है तो लेट आउट दिखाओ और उसके अकॉर्डिंग टैक्स बनाओ, अगर 3 से भी ज्यादा है तो भैया 2 को सेल्फ ऑक्यूपाई, बाकी को डीम्ड लेट आउट दिखाना पड़ेगा। क्लियर, कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट रेंट, व्हाट इज कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट का मतलब क्या है, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी प्लस रेंट ऑफ अदर एसेट्स। आपने प्रॉपर्टी तो किराए पे दी प्लस कुछ फैसिलिटी दी और आपको जो किराया मिल रहा है दोनों का मिला के मिल रहा है, तो नियम क्या कहता है सर, एग्रीमेंट अगर सेपरेट है, मतलब प्रॉपर्टी का रेंट अलग और बाकी सामान का अलग, अगर ऐसा एग्रीमेंट है तो जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वही क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी के रेंट को हम टैक्सेबल क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी से, और रेंट जो अदर एसेट्स का है उसको हम कहाँ टैक्सेबल करेंगे, या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या बिजनेस इनकम। लेकिन अगर सेपरेट नहीं है, दोनों का कंबाइंड है, तो या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या बिजनेस इनकम, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, फिर मैंने आपको बता ही दिया, मैक्सिमम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड, ये मतलब क्या है, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। अगर मान के चलिए आपने कैलकुलेशन करी और हाउस प्रॉपर्टी से आपको लॉस आता है, नेगेटिव में आती है इनकम, तो उस इनकम को आप या तो दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हो या आने वाले सालों में एडजस्ट कर सकते हो, उसे बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। लेकिन कैरी फॉरवर्ड कहता है मैक्सिमम 2 लाख ही होगा, इसके ऊपर अलाउ नहीं है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज डीम्ड ओनर, मतलब ऑन पेपर मैं तो मालिक नहीं हूं, लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते टाइम मुझे ही डीम इनकम, मुझे ही मालिक माना जा रहा है। ऐसे कौन कौन से केस हैं, पहला, इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी अपने पत्नी के नाम कर दी तो भैया भले पत्नी के नाम में है लेकिन आप ही उसके मालिक हो, आप ही को इनकम आ रही है, आपकी इनकम टैक्सेबल की जाएगी।
इस पे लगेगा क्लबिंग का प्रोविजन, ठीक है। एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड, अब क्योंकि माइनर को दे रहे हो, माइनर को तो हम टैक्स ले ही नहीं सकते, माइनर को हम जिम्मेदार बना ही नहीं सकते, तो आप ही की इनकम में जुड़ेगा, ये भी क्लबिंग इनकम है, ठीक है। इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, कंपनी होती है, और कोई अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है एंड शेयर होल्डर इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑल्दो द कोऑपरेटिव सोसाइटी एसोसिएशन ऑफ हायर लीगल लोन दैट प्रॉपर्टी, मतलब भैया मान के चलो आप कंपनी में शेयर होल्डर हो या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप मेंबर हो, तो भैया प्रॉपर्टी वो उसकी तो है कंपनी की या सोसाइटी की, लेकिन कल के दिन जब बटेगी तो आप ही के हिस्से में भी कुछ ना कुछ आएगा, इसलिए आप डीम ओनर माने जाओगे, ठीक है। होल्डर ऑफ एन इम्पार्शियल स्टेट, इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टीज का बंटवारा नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो जितना आपका हिस्सा आता है वो आपके हिस्से में कैलकुलेट किया जाएगा। या फिर पर्सन हैविंग राइट इन प्रॉपर्टी मोर अ पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर्स, मतलब पर्सन हैविंग राइट इन अ प्रॉपर्टी फॉर पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर्स, किसी भी प्रॉपर्टी पे वैसे भी अगर आप 12 साल से ज्यादा रहते हो तो आप उसके ओनर माने जाते हो, इसी को हम कब्जा करना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नॉट चार्ज टू टैक्स, मतलब ऐसी कौन कौन सी रेंटल इनकम या ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जहां से अगर हमको कोई रेंट या इनकम आती है तो वो इस हेड में चार्ज नहीं होगी, जैसे फार्म हाउस से इनकम आती है, या कोई प्रॉपर्टी जो किसके पास है चैरिटेबल पर्पस के, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की जो प्रॉपर्टी है, इन पे टैक्स नहीं लगता अंडर हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस, जैसे मैंने ऊपर बताया, खुद आप रहते हैं, खुद बिजनेस करते हैं तो नहीं लगेगा। सेल्फ ऑक्यूपाई पे नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी फॉर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और लोकल अथॉरिटी किसी की है तो भी नहीं लगेगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन के लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अलग अलग क्वेश्चन किसी पे एनएवी तक निकालने के लिए, कहीं पे जीएवी निकालने के लिए, कहीं पे म्युनिसिपल टैक्स की कैलकुलेशन, सारे अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन यहाँ पे बना दिए, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनमें से कोई एक रैंडम क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी ये इसलिए क्वेश्चन चैप्टर के एंड में डाले हुए हैं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। इसमें जो मैंने हाईलाइट कर दिया है स्पेशली, या जिस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे उसमें मैंने प्रीवियस ईयर 23-24 कर दिया है, ध्यान से पढ़ना, जिसका प्रीवियस ईयर मैंने अपडेट कर दिया है वो आपको कर लेना है, ठीक है, वो आपको कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हाउस प्रॉपर्टी तो बहुत सारे है ना, और ये क्वेश्चन करते ही आपका ये वाला हेड खत्म हो जाएगा। तो बिफोर वी फिनिश दिस हेड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग अ क्वेश्चन, उसको हम कर लेते हैं कि किस तरीके से इनकम कैलकुलेट की जाएगी। पहले एक क्वेश्चन पूरा देखते हैं फिर उसको हम करना शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए एक कोई क्वेश्चन करते हैं, ये वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, और जहाँ पे चेंजेस होंगे मैं खुद ही बता दूंगा कि यहाँ पे ये चेंज है, क्योंकि असेसमेंट या प्रीवियस है, मुझे अभी चेंज करना है इस चैप्टर में, ठीक है। देखो एक आर है, उनके पास हाउस प्रॉपर्टी दिल्ली में है, जिसमें वो कह रहे हैं म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख है, स्टैंडर्ड रेंट 3,12,000 है, म्युनिसिपल टैक्स पेड है, पेड यानी माइनस कर देंगे, अगर ये पेड नहीं होता तो माइनस नहीं करते, 50,000। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर एक्वायरिंग हाउस, इन्होंने क्या किया हुआ है, इंटरेस्ट पे किया, लोन लिया हुआ है, ठीक है, ये भी माइनस कर देंगे। पीरियड ऑफ ऑकरेंस ऑफ ओन रेजिडेंट, मतलब पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर ओन रेजिडेंट, मतलब 2 महीने वो खुद रहे उस घर पे, और रेंट कितने महीने का चढ़ाया, रेंट पे 10 महीने का चढ़ाया। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी असेसमेंट ईयर, आपके लिए असेसमेंट ईयर क्या है 2024-25, ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट का नाम फॉर प्रीवियस ईयर 2023-24, और सबसे पहले हम पिक करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू, क्वेश्चन में फाइंड करेंगे व्हाट इज द म्युनिसिपल वैल्यू। तो हमारे क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू कितनी थी, 3 lakhs, ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू हमारे केस में 3 lakhs। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हम पकड़ते हैं म्युनिसिपल वैल्यू के बाद फेयर रेंट, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और इस क्वेश्चन में जो हमने अभी देखा था उसमें फेयर रेंट नहीं है, इसमें फेयर रेंट नहीं है, कैसे पता, देखो इसमें फेयर रेंट दिया नहीं है,
तो जब फेयर रेंट नहीं होता ना तो एक्चुअल रेंट को ही फेयर ले लेते हैं, एक्चुअल को ही फेयर। तो यहाँ पे 35,000 पर मंथ रेंट है और 10 महीने के लिए किराए पे रहा तो कितना हो जाएगा, 3,50,000 को ही हम क्या ले लेंगे, फेयर रेंट ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर बोले तो कितना, 3,50,000 हायर हो गया, इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे, इसे हमारा हो गया विच एवर इज हायर। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट से ये वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेंट हियर, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेंट, इट इज 3,12,000, इससे तो ज्यादा हो गया किराया, तो 312 पे ही हम रोक देंगे, ये स्टैंडर्ड रेंट यही कहता है। तो जो हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट आएगा वो 312 कहलाएगा, 3,12,000। क्लियर, ये हमारा क्या बन गया, एक्सपेक्टेड रेंट। अब इसको तुलना करो एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कितना है हमारे क्वेश्चन में, 36 ना, 36 था 35 था, एक्चुअल रेंट इसको 35 मिल रहा है, 10 महीने प्रॉपर्टी किराए पे रही तो कितना होगा, 3,50,000। ठीक है, अब इन दोनों में से हायर लेना है, विच एवर इज हायर, कितना हो गया, विच एवर इज हायर क्या हो गया, 3,50,000 ही हायर हो गया। क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहां तक समझ में आया। अब ध्यान समझिए, मैंने यहाँ पे एक नियम बताया था, वो ध्यान रखना आप बाकी क्वेश्चंस में। अगर इन दोनों रेंट में, इसमें और इसमें, एक्चुअल रेंट कम होता, ये ज्यादा होता, तो विच एवर इज हायर लेने से पहले आप ये सोचना कि ये जो कम है इसका रीजन पीरियड ऑफ वैकेंसी तो नहीं है। अगर वैकेंसी की वजह से ये कम आया है तो इसमें हम क्या ले लेंगे, फिर एक्चुअल रेंट को ही क्या ले लेंगे, GAV। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स पे कीजिए, क्या उसने पे कर दिया है, हाँ पेड है, म्युनिसिपल टैक्स पे किया उसने, कितना पे किया है, 50,000। तो क्योंकि पेड है इसलिए हम इसको यहाँ पे माफी दे देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये NAV, नेट एनुअल वैल्यू, और ये कितना आ जाएगा, 3,00,000 रुपए। उसके बाद हम दो चीजें माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो कितना मिलता है जी, 30% ऑफ, 30% ऑफ NAV, 30% यहाँ इसका कितना हो जाएगा, 90,000। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहाँ पे चेक कीजिए उसने इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे उसने लिया था, उसने 1,60,000 का लोन लिया है, और यहाँ पे इंटरेस्ट, अच्छा ये इंटरेस्ट ही दिया हुआ है, राइट, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, दिस इज डायरेक्टली इंटरेस्ट गिवन टू अस, वरना हम इंटरेस्ट निकाल लेते, वरना इंटरेस्ट हम निकाल लेते। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आगे हम सीखेंगे, दो पार्ट में होती है, एक प्री और एक पोस्ट। प्री और पोस्ट, प्री में आपको पूरा नहीं मिलता, प्री में आपको मिलता है जितना आपका इंटरेस्ट आएगा उसका 1/5, और पोस्ट में आपको सारा मिल जाता है। पोस्ट का मतलब होता है प्रीवियस ईयर में कितना रेंट पे किया, और प्री का मतलब होता है प्रीवियस ईयर से पिछले सालों में कितना रेंट पे किया, इसलिए उसकी रिडक्शन 1/5 ही मिलती है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट सीधा दिया हुआ था कितना, 1,60,000, तो यहाँ पे हम इसको पूरा ले लेंगे। क्लियर, ये हमारा क्या आ जाएगा, दिस माइनस, अभी 3,00,000 में दोनों माइनस करो आप, 3,00,000 में माइनस करो 90 माइनस 160, तो कितना आ जाएगा, 90 भी माइनस करो, 50,000, 50,000 इज व्हाट योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आपकी टोटल इनकम में जुड़ेगा, जो हमने कंप्यूटेशन सीखा था, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में इस हेड से आपको इतनी इनकम हुई है, दिस इज द फॉर्मेट। क्लियर, बस ये हमने फॉर्मेट डिस्कस कर लिया, थ्योरी भी पूरी समझ ली। यहाँ पे हमारा हाउस प्रॉपर्टी का बेसिक पूरा कवर होता है। क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं आपको वो करने हैं, प्रैक्टिस करने के बाद जो डाउट आएगा मैं बताऊंगा। इस हेड में इतना ही हम पढ़ेंगे, राइट।